आज हम भारत के खजाने से निकली एक बहुत पुरानी कहानी पर बात करेंगे। बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी नाम तो सबने सुना है। हाँ, अक्सर हम इसे बस राजा विक्रम और वो भूत वाली कहानियों की तरह सुनते आए हैं। लेकिन हमारे सूत्र मतलब ओशो के एक प्रवचन के हिसाब से देखें तो ये कहानियां सिर्फ मजे के लिए नहीं है। बिल्कुल, उनमें बहुत गहरे राज छुपे हैं। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कहानियां ऐसी हैं कि जो अज्ञानी है उसके लिए तो बस कहानी है, हाँ, पर जो ज्ञानी है उसके लिए ये जीवन का पूरा रहस्य खोल सकती हैं। गजब। तो आज हम ऐसा करते हैं, बैताल पच्चीसी की पहली कहानी लेते हैं और उसके जरिए जागरूकता, अवसर पहचानने और वर्तमान क्षण में जीने का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो भी उस खास नजरिए से जो सूत्र हमें देता है। सही। हाँ, और सूत्र इस बात पर जोर भी देता है कि इन कहानियों की सुंदरता ही यही है कि ये कई स्तरों पर काम करती हैं। मतलब बच्चों के लिए रोमांचक किस्से हैं। हाँ बिल्कुल, पर जो जीवन के खोज में है, जो साधक हैं, उनके लिए ये एक नक्शे की तरह है, गाइडेंस। जैसे एक ही कहानी में कई मतलब साथ साथ चल रहे हो। एकदम। सूत्र इसे सिर्फ कोई नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी वैसे नहीं देखता, बल्कि इसे अस्तित्वगत चूक कहता है। अस्तित्वगत चूक मतलब जीवन को उसके असली सार को, एसेंस को चूक जाना, उसका एक सटीक चित्रण मानता है। चलिए कहानी में देखते हैं कैसे। हाँ, देखते हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है सम्राट विक्रमादित्य से। बहुत ही प्रतापी राजा थे। हाँ, वीर विक्रमादित्य। उनके दरबार में रोज सुबह एक फकीर आता था। बिल्कुल आम लोगों की तरह भेंट देने वालों की लाइन में लगकर। अच्छा, और रोजाना वो सम्राट को एक मतलब बड़ा साधारण सा दिखने वाला जंगली फल देता था। और ये कोई एक दो दिन नहीं चला, नहीं, पूरे 10 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। सम्राट रोज वो फल लेते और अपने पास बैठे वजीर को दे देते। आदतन, है ना, बिना सोचे। हाँ, बिल्कुल रूटीन बन गया था। वजीर भी सोचता, अरे ये जंगली फल है, शायद किसी काम का नहीं, और उसे महल के एक अंधेरे तलघर में फिंकवा देता था। 10 साल तक न सम्राट ने कभी ध्यान दिया, न फकीर ने कुछ और कहा। हाँ, एक तरह की बेहोशी कह सकते हैं इसे, एक रूटीन जिसमें सब चल रहा है बिना किसी होश के। फिर 10 साल बाद एक दिन कुछ अलग हुआ। अचानक से क्या हुआ? सम्राट के पास उनका पालतू बंदर बैठा था। फकीर ने रोज की तरह फल दिया। सम्राट ने आदतन हाथ बढ़ाया, पर वजीर को देने के बजाय न जाने क्यों पास बैठे बंदर को दे दिया। अच्छा। और बंदर ने जैसे ही फल को काटा, उसमें से एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा निकलकर नीचे गिर पड़ा। अरे वाह! सम्राट तो भौचक्के रह गए। ऐसा हीरा तो शायद उन्होंने अपने खजाने में भी नहीं देखा था। जाहिर है। फौरन वजीर से पूछा, अरे बाकी के फल कहाँ हैं? अब वजीर की हालत खराब। घबराते हुए बताया कि वो सब तो महाराज 10 साल से तलघर में फेंके जा रहे हैं। और जब वो तलघर खोला गया तो क्या नजारा रहा होगा। सड़े हुए फलों की बदबू के बीच हीरे ही हीरे चमक रहे थे, हजारों की तादाद में। सम्राट हैरान, शायद शर्मिंदा भी हुए होंगे। फकीर से पूछा, ये क्या राज है? तुम 10 साल से ये क्यों ला रहे थे? और मैं कैसा अंधा के कभी देख ही नहीं पाया। हाँ, और इस पर फकीर का जो जवाब है वही कहानी का सार है। उसने कहा, राजन, होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। वाह, होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। बिल्कुल। और यही सूत्र यानी ओशो का प्रवचन हमें कहानी के गहरे मतलब की ओर ले जाता है। फकीर समझाता है कि जीवन रोज हमें ऐसे ही जंगली फल देता है। अच्छा, जैसे ये हमारे अनुभव हैं, हमारे सामने आने वाले अवसर हैं, हर एक पल है। बाहर से बड़े साधारण दिखते हैं, पर हर एक के भीतर वैसा ही हीरा छिपा है। सत्य, कोई संभावना, जीवन का असली सार। लेकिन हम अपनी बेहोशी में, अपनी आदतों में, अपनी भागदौड़ में उन्हें पहचानते नहीं। पहचान नहीं पाते और बस फेंकते जाते हैं। और फकीर ये भी कहता है कि देखो, अब ना तो उन फेंके हुए फलों का पछतावा करो, ना ही इन मिले हुए हीरों के भविष्य के सपने देखो। क्यों? क्योंकि अगर अतीत के पछतावे या भविष्य के सपनों में खो गए तो फिर चूक जाओगे। महत्वपूर्ण है अब इस क्षण में जागना। तो ये हीरे वाली घटना एक तरह का वेकअप कॉल थी विक्रमादित्य के लिए। हाँ बिल्कुल। और इसी घटना के बाद फकीर अपना असली इरादा बताता है।
वो कहता है, मैं 10 साल से तुम्हारी इसी जागरूकता का, इसी होश का इंतजार कर रहा था। अच्छा। मुझे एक तांत्रिक साधना करनी है और उसके लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वीर हो, बहादुर हो और साथ ही होशपूर्ण यानी जागरूक भी हो। वीर विक्रमादित्य तो थे ही। हाँ, फकीर कहता है, वीर तो तुम हो ही, तुम्हारा नाम ही वीर विक्रमादित्य है। पर सिर्फ वीरता काफी नहीं, होश चाहिए। अब जब ये हीरे वाली घटना से तुम चौंके हो, जागे हो, तो तुम मेरे काम आ सकते हो। फिर क्या काम था? फकीर विक्रमादित्य को अगली अमावस की रात, ठीक आधी रात को, शहर के बाहर जो मरघट है, शमशान घाट, वहां मिलने को कहता है। मरघट? ये सुनकर तो विक्रमादित्य के मन में डर आया होगा, शंका हुई होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जाने का फैसला करते हैं। और सूत्र यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है कि असली बहादुरी डर का न होना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि डर के होते हुए भी जो सही कदम है वो उठाना है। कायर डर कर भाग जाता है, बहादुर डरते हुए भी आगे बढ़ता है। सही बात है। तो विक्रमादित्य आधी रात को मरघट पहुंचते हैं। माहौल तो वाकई भयानक होगा। हाँ, अमावस की काली रात, शमशान घाट, चिताओं की राख, अजीब सी खामोशी, बीच बीच में डरावनी आवाजें। सूत्र कहता है कि मरघट सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रतीक भी है। किस चीज का प्रतीक? शायद जीवन की मुश्किल सच्चाइयों का, मौत का, या हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों का, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। और वहां फकीर क्या कर रहा था? वहां तांत्रिक फकीर अपनी साधना की तैयारी में बैठा था। नग्न अवस्था में, आसपास खोपड़ियां रखी हुई थीं। शायद किसी लाश पर कुछ क्रिया कर रहा था। काफी भयावह दृश्य रहा होगा। तो फकीर ने विक्रमादित्य को देखकर क्या कहा? उसने कहा, आ गए, बहुत अच्छा। अब देखो, थोड़ी दूर वो जो बड़ा सा पेड़ है, उस पर एक लाश लटकी है। लाश? हाँ, तुम्हें उसे उतार कर मेरे पास लाना है, लेकिन 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें थीं? पहली, पूरी तरह सजग रहना, होश में रहना। दूसरी, बिल्कुल शांत रहना, बोलना नहीं। शांत रहना मतलब चुप रहना? हाँ, पर सूत्र कहता है कि यहाँ शांत रहने का मतलब सिर्फ जुबान बंद रखना नहीं था, बल्कि मन के अंदर जो बातचीत चलती रहती है, विचारों की उथल पुथल, उसको भी शांत रखना था। अच्छा, ये तो मुश्किल है। हाँ, क्योंकि तांत्रिक साधना के लिए शायद ऐसी ही पूरी उपस्थिति, पूरी प्रेजेंस जरूरी थी। तो विक्रमादित्य का दिल तो कांप रहा होगा, पर वो पेड़ की तरफ बढ़े। हाँ, पेड़ के पास पहुंच पर डर और बढ़ गया होगा। वहां शायद एक नहीं, कई लाशें लटकी थीं। हवा में अजीब सी गंध थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत की? हाँ, हिम्मत करके पेड़ पर चढ़े। हाथ कांप रहे थे। जैसे तैसे लाश की रस्सी काटी। लाश धड़ाम से नीचे गिरी और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या? लाश हंस पड़ी? हाँ, जाहिर है विक्रमादित्य तो हक्के बक्के रह गए होंगे। सोचा था मुर्दा है, ये तो हंस रहा है। घबराहट और हैरानी में वो फकीर की शर्त भूल गए। नीचे उतरकर लाश से पूछ बैठे, अरे तुम हंसे क्यों, क्या बात है? ओह, बोल पड़े। बस इतना बोलना था कि लाश हवा में उड़ी और वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटकी। ये थी पहली चूक। पहली चूक? हाँ, लाश का हंसना शायद एक परीक्षा थी। विक्रमादित्य का बोलना उस पर एक रिएक्शन था, प्रतिक्रिया। सूत्र के अनुसार जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, हम वर्तमान क्षण के वो जो साक्षी भाव है उससे हट जाते हैं। तो विक्रमादित्य को अपनी गलती समझ आई होगी। हाँ बिल्कुल। वो दोबारा हिम्मत जुटाते हैं, फिर पेड़ पर चढ़ते हैं, रस्सी काटते हैं, लाश को नीचे लाते हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार लाश फिर गिरती है, फिर वैसे ही खिलखिलाकर हंसती है। लेकिन विक्रमादित्य होंठ सी लेते हैं, एकदम चुप रहते हैं। संभल गए इस बार? हाँ, नीचे उतरकर लाश को अपने कंधे पर उठाते हैं और फकीर की तरफ चलने लगते हैं। चलो अब तो काम हो जाएगा। मगर नहीं, परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही वो चलने लगते हैं, लाश उनके कंधे पर से ही बोल पड़ती है। क्या कहा लाश ने? कहती है, क्यों सम्राट, रास्ता लंबा है, रात अंधेरी और मैं बोझ भी हूँ। तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए कहानी सुनाता हूँ, सुनो। अरे, अब ये नई मुसीबत। हाँ, विक्रमादित्य चुपचाप चलते रहते हैं। मन में तो लड़ाई चल रही होगी कि सुने या ना सुने, कहीं सुनने में ही कोई चूक ना हो जाए। उलझन। यहाँ लाश या कहे बैताल एक और तरीके से मन को उलझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये संसार हमें अपने किस्से कहानियों में, विचारों में, समस्याओं में उलझाता रहता है। सही बात। तो क्या कहानी सुनाई ये बेताल ने? लाश कहानी सुनाती है। एक गुरु की बेटी थी, बहुत सुंदर, गुणी। उसके 3 बहुत योग्य शिष्य थे
और तीनों उससे प्रेम करते थे। अच्छा। लड़की बड़े धर्म संकट में पड़ गई, किससे विवाह करे? हे भगवान। इस दुविधा में उसने आत्महत्या कर ली। हे भगवान। तीनों शिष्य तो टूट गए, बिल्कुल बिखर गए। एक शिष्य तो वहीं मरघट पर, जहां उसका दाह संस्कार हुआ, उसकी चिता की राख मलकर योगी बन गया, वहीं बैठ गया। अच्छा। दूसरा दुख भुलाने के लिए संसार यात्रा पर निकल गया, परिव्राजक बन गया, घूमता रहा बस। और तीसरा? तीसरा शिष्य, उसने लड़की की अस्थियां संभाल ली और ठान लिया कि वो उसे फिर से जीवित करने का कोई मंत्र खोजेगा। वो मंत्र की तलाश में निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? बरसों बीत गए। जो शिष्य घूमने निकला था, उसे कहीं से संजीवनी मंत्र का पता चल गया। वो उसे सीखकर भागा भागा वापस आया। और वो तीसरा शिष्य? तीसरा शिष्य अब भी वो अस्थियां संभाले हुए बैठा था, इंतजार में। मंत्र पढ़ा गया और लड़की जीवित हो उठी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ। लेकिन जैसे ही वो जीवित हुई, तीनों शिष्यों में झगड़ा शुरू हो गया कि अब लड़की पर किसका अधिकार है, लड़की किसकी। हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। कहानी यहाँ रोककर लाश यानी बैताल विक्रमादित्य से पूछता है, क्यों सम्राट, बताओ इन तीनों में से लड़की किसकी होनी चाहिए? अब विक्रमादित्य क्या करें? हाँ, बैताल आगे कहता है, तुम्हारे मन में इसका उत्तर जरूर आया होगा। तुम बुद्धिमान हो और याद रखना, अगर उत्तर जानते हो और डर के मारे नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, अगर उत्तर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अरे, ये तो सीधी धमकी। अब तो विक्रमादित्य फिर फंस गए। हाँ, बुरी तरह फंस गए। बुद्धिमान थे, तर्क जानते थे, न्यायप्रिय राजा थे। उत्तर तो उनके मन में साफ कौंध गया था। पर शर्ती चुप रहने की। और न बोले तो जान जाने का खतरा। बैताल ने बड़ा चालाकी से तर्क का जाल फेंका था। विक्रमादित्य सोच विचार में पड़ गए और वो बोल पड़े। हाँ, वो बोल पड़े। उन्होंने कहा, उत्तर स्पष्ट है, इसलिए बोलना पड़ेगा। जिसने मंत्र से जीवन दिया वो तो पिता समान हुआ। ठीक। जिसने अस्थियां संभालकर सेवा की वो पुत्र समान हुआ। असली हकदार प्रेमी तो वही है जो प्रेम में सब कुछ छोड़कर उसकी राख रमाए मरघट पर ही बैठा रहा। विवाह उसी से होना चाहिए। क्या तर्क दिया? हाँ, तर्क तो बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने ये तर्कपूर्ण उत्तर दिया, लाश फिर उड़ गई। हाँ, लाश फिर कंधे से फिसली, हवा में उड़ी और वापस उसी पेड़ पर जा लटकी। ये थी दूसरी चूक। दूसरी चूक, इस बार तो डर से नहीं बल्कि बुद्धि से हुई चूक। बिल्कुल। सूत्र यहाँ यही इशारा करता है कि चूक सिर्फ डर या घबराहट में बोलने से ही नहीं होती, बल्कि तर्क, बुद्धि, विश्लेषण, सही गलत का निर्णय, ये सब भी मन के ही खेल हैं। अच्छा। जब तक मन सक्रिय है, चाहे वो कितना ही सही जवाब क्यों न दे रहा हो, वो शांत अवस्था नहीं है। वो वर्तमान की, वो जो साक्षी भाव वाली अवस्था है, वो नहीं है। तो ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, सूत्र बताता है कि ये 1-2 बार नहीं, 25 बार हुआ। 25 बार? हाँ, हर बार विक्रमादित्य लाश को लाते, लाश एक नई कहानी सुनाती, एक पेचीदा सवाल पूछती, और विक्रमादित्य किसी न किसी विचार में, किसी भावना में, किसी तर्क में या कभी जिज्ञासा में उलझकर बोल पड़ते, और लाश वापस पेड़ पर। हर बार एक नई चूक। लेकिन हर बार वापस जाने और लाश को लाने की प्रक्रिया में कुछ बदल भी रहा था। क्या बदल रहा था? हर असफलता विक्रमादित्य को ज्यादा मजबूत बना रही थी, ज्यादा सजग, ज्यादा अवेयर। उनकी चुप रहने की क्षमता, अपने मन के पार देखने की क्षमता, वो बढ़ रही थी। तो ये 25 कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी? नहीं, वो जागरूकता साधने के 25 चरण थे, 25 लेसन थे, 25 अभ्यास थे। फिर 25वीं बार क्या हुआ? 25वीं बार जब बैताल ने कहानी सुनाई और अपना सवाल पूछा, विक्रमादित्य सुनते रहे, पूरी तरह शांत, अविचल। कोई विचार नहीं, कोई तर्क नहीं। उनके भीतर कोई विचार नहीं उठा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बस साक्षी थे, जागे हुए, चुप। और इस बार जब वो नहीं बोले तो लाश वापस नहीं गई, वो उसे फकीर तक ले जाने में सफल हो गए आखिरकार। हाँ, और ओशो के अनुसार ये पूरी यात्रा, ये 25 बार का आना जाना, ये जीवन की यात्रा का ही प्रतीक है। ये संसार, ये जीवन उस मरघट जैसा है, या किसी मीना बाजार जैसा। मीना बाजार कैसे? जो हर पल हमें अपनी ओर खींचता है, अपनी कहानियों से, अपने आकर्षणों से, अपनी समस्याओं से, अपने सवालों से हमें उलझाए रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक तरह से विक्रमादित्य की तरह ही हैं, और ये दुनिया वो बैताल है जो हमें लगातार अपनी बातों में, अपने विचारों में उलझाए रखती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। हम लगातार विचारों में, भावनाओं में, तर्कों में उलझकर
बोल पड़ते हैं। बोल पड़ते हैं मतलब अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं, अपनी जागरूकता गंवा देते हैं। हम उस क्षण से, उस वर्तमान मोमेंट से चूक जाते हैं जिसमें हम जी रहे होते हैं। सही कहा। हम या तो अतीत के विश्लेषण में होते हैं या भविष्य की योजनाओं में। वर्तमान बस एक पुल बनकर रह जाता है जिसे हम दौड़कर पार कर जाते हैं बिना महसूस किए। तो लक्ष्य क्या है सूत्र के अनुसार? लक्ष्य है वो 25वीं बार वाला विक्रमादित्य बनना, जो संसार के बीच से गुजरता तो है पर चुपचाप जागा हुआ, बिना किसी कहानी या विचार में बहे। और जब हम इस तरह वर्तमान में टिक पाते हैं पूरी तरह से, तब क्या होता है? सूत्र इसके बारे में क्या कहता है? सूत्र कहता है कि जब मन का शोर थम जाता है, जब हम पूरी तरह यहाँ और अभी होते हैं, तब वर्तमान से हमारा सीधा संपर्क होता है, एक कनेक्शन बनता है, तब एक तालमेल बनता है, एक लय मिलती है। लय? हाँ, जिसे शायद सूत्र वर्तमान के साथ स्वर मिलना कहता है। और उसी क्षण में शायद वो अनुभव होता है जिसे उपनिषद कहते हैं, एक ही है, अनेक उसके रूप हैं। जीवन की जो बिखरी हुई कड़ियां हैं वो जुड़ जाती हैं, एक एकता का बोध होता है। तो बैताल पच्चीसी की ये कहानी अगर ओशो के नजरिए से देखें तो सिर्फ एक रोमांचक कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। ये हर पल हमारे सामने जो चुनाव है उसे दिखाती है। हाँ, चुनाव किस बात का? बेहोशी में जीवन के हीरों को गंवा देने का या होश में रहकर उन्हें पाने का? बिल्कुल। सार यही निकलता है कि जीवन रोज हमें अवसर देता है, जंगली फल। हाँ, और उनमें गहरा अर्थ, हीरे छिपा होता है। उन्हें पहचानने के लिए क्या चाहिए? होश, जागरूकता, अवेयरनेस। और जीवन की चुनौतियों, मरघट, प्रलोभनों, बैताल की कहानियों के बीच उस जागरूकता को बनाए रखने के लिए, उस हीरे तक पहुंचने के लिए शांत रहने यानी आंतरिक स्थिरता, इनर साइलेंस का अभ्यास जरूरी है। तो हर मुश्किल, हर तीव्र भावना का क्षण वो विक्रमादित्य की हर कहानी की तरह है, हमें सजगता साधने का, अपने होश को परखने का एक मौका देता है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने जंगली फल आते होंगे, कितने अवसर जिन्हें हम शायद बिना देखे ही फेंक देते हैं। हाँ, और कितने ऐसे मरघट के क्षण आते हैं, कोई कठिन परिस्थिति, कोई भावनात्मक उथल-पुथल, जिनमें शायद कोई अप्रत्याशित संभावना, कोई हीरा छिपा हो जिसे हम देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगली बार जब कोई ऐसी चुनौती आए, कोई तीव्र भावना उठे, कोई मुश्किल सवाल सामने आए, तो हमारी जो आदतन प्रतिक्रिया होती है, गुस्सा करना, चिंता करना, बहस में पड़ जाना या बस विचारों में खो जाना, हाँ, उसकी जगह अगर एक पल रुककर विक्रमादित्य की तरह बस शांत और जागृत रहने का प्रयोग करें, तो अनुभव कैसा होगा? क्या हम उस क्षण में छिपे किसी अनदेखे हीरे को देख पाएंगे? ये अपने आप में एक खोज हो सकती है, एक प्रयोग हो सकता है।